तो गाइस जब आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी होगी तो आपको ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगी होगी और ऐसा भी लगा होगा कि इसमें तो प्लॉट होल्स भरे पड़े हैं। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो लगा था, जिनके बारे में मैं आज भी सोचता रहता हूँ। एमसीयू की पूरे 11 साल की जर्नी एवेंजर्स एंड गेम के साथ एक एंड तक पहुँचती है, जिसने लगभग बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। क्योंकि मूवी को कुछ घंटों में बहुत कुछ दिखाना भी था, इसलिए इसमें कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे प्लॉट होल्स रह जाते हैं, जिन्हें फैंस आज भी याद करते रहते हैं। जिनमें से कुछ आपने भी देखे होंगे और कुछ मैंने भी देखे हैं। लेकिन आज मैं एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड लगभग हर प्लॉट होल और मूवी एरर को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए गाइस देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस एंड गेम पर जाने से पहले ये देख लिया जाता है कि इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और उसमें क्या एरर हो सकते हैं। द प्लान और डॉक्टर स्ट्रेंज। मेरे ख्याल से गाइस ये पूरे एमसीयू की जर्नी का सबसे प्रॉब्लमेटिक एरर हो सकता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस की बैटल से पहले स्ट्रेंज 1,40,06,5 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को फ्यूचर में दिखता है, जिसमें से सिर्फ एक बार हमारे हीरो जीत पाते हैं। जिसके बाद वो एक चुने हुए मूवमेंट पर थेनोस को टाइम स्टोन दे देता है, जिसमें उसके अकॉर्डिंग जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है। देखा जाए तो स्ट्रेंज का मूवमेंट स्कॉट लैंग के क्वांटम रैल की टाइमिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि उसे सिर्फ टोनी को बचाना और स्कॉट को क्वांटम रैल में जाने देना था। लेकिन ये काफ़ी बचकाना लगता है, क्योंकि स्कॉट को क्वांटम रैम से निकालने के लिए उसे एक चूहे पर डिपेंड रहना पड़ता है, और अगर वो चूहा बाई चांस ऐसा नहीं करता तो एवेंजर्स कभी टाइम ट्रेवल नहीं करते और ना ही सब कुछ ठीक हो पाता। और सबसे मज़ेदार फैक्ट कि रूसो के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज ने ऐसी भी टाइमलाइन देखी थी जिसमें चूहा ऐसा नहीं करता। तो क्या स्ट्रेंज ने सचमुच यूनिवर्स की किस्मत एक चूहे के पैरों पर छोड़ दी थी? और अगर गौर से सोचें तो ये सचमुच दिमाग ख़राब करने वाला है, क्योंकि सच में स्ट्रेंज की जीत बस एक लक वाली बात थी। तो गाइज ये तो था पहला प्लॉट होल, जिसके लिए एंड गेम की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है और आप कंफ्यूज हो चुके होंगे, लेकिन वीडियो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइज अब है एंड गेम टाइम ट्रैवल। जब भी आपने टाइम ट्रैवल मूवी देखी होगी तो उसके बारे में सोचते ज़रूर होंगे, और एंड गेम उस जैसी ही है, जिसमें हल्क एक एक्सप्रेशन के साथ आता है कि पास्ट और फ्यूचर एक लूप होल बनाते हैं, जिसका मतलब है कि हिस्ट्री को दोबारा लिखना नामुमकिन है, क्योंकि जब वो टाइम में पीछे जाएंगे तो उनका फ्यूचर उनका पास्ट बन जाएगा, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। जिसके कुछ सीन्स बाद इस थ्योरी को छोड़ दिया जाता है, जिसमें एंशिएंट वन के अकॉर्डिंग इन्फिनिटी स्टोन्स इतने पावरफुल सोर्सेस होते हैं कि इन्हें अपनी जगह से हटाने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इसलिए एवेंजर्स को सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को सही टाइम पर वापस लौटाना होगा, और फिर कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ ज़िंदगी जीने के लिए पास्ट में वहीं रुक जाता है। तो क्या इतने टाइम तक वो एमसीयू में छुप कर रहता है, या उसका टाइम ट्रेवल एक और अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर देता है? मूवी वाले अभी तक इस बात पर चुप हैं, और शायद उन्हें होना भी चाहिए। हालांकि रूसो ब्रदर्स के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल की कुछ अलग ही थ्योरीज हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर टाइम में पीछे जाते हैं तो आप डेफिनेटली एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन इसका एमसीयू के प्राइम यूनिवर्स पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली सभी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। इसलिए टाइम वॉर मशीन स्टार लॉर्ड को पंच कर सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट बना चुका था, और नई टाइमलाइन का थैनोस उनका पीछा करते हुए प्राइम यूनिवर्स में भी आ जाता है और मारा जाता है। इसलिए प्राइम यूनिवर्स का थैनोस वैसे का वैसा ही रहेगा, और इसी तरह स्टीव रॉजर्स पैगी के पास जाकर एक नई ज़िंदगी भी जी सकता है, और लास्ट में किसी तरह सैम को शील्ड देने वापस प्राइम यूनिवर्स में भी आ सकता है। ये एक्सप्लेनेशन ठीक लगता है, लेकिन ये खुद मूवी की टाइम ट्रेवल थ्योरीज के साथ मैच नहीं करता। और अब लोकी के बाद तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि लोकी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन होनी चाहिए और बाकी की सभी ब्रांच टाइमलाइंस टीवी द्वारा मिटा दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये समझ नहीं आती कि आखिर एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाए क्यों जाते हैं, क्योंकि अगर कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने जाएगा तो इससे और अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हो जाएंगी। ऐसा लगता है जो रूसो खुद अपनी ही मूवी थ्योरीज में उलझ गए हैं, इसलिए उनके पास इसका एक भी जवाब नहीं होगा। सो गाइस ये तो हम समझ गए कि एंड गेम का टाइम टेबल पूरी तरह गलत था, लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि आखिर एवेंजर्स डायरेक्टली 1970 में क्यों नहीं गए। सो गाइस जैसा हम जानते हैं एंड गेम में टाइम टेबल के लिए पिम पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि उस टाइम एवेंजर्स के पास लिमिटेड क्वांटिटीज़ में थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ 3-4 बार ही टाइम टेबल कर सकते थे। लेकिन अगर उनके पास पिम पार्टिकल्स की कमी थी तो वो डायरेक्ट 1970 में क्यों नहीं गए, या मिशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों नहीं किया। पहला पार्ट जिसमें वो जितने चाहें उतने पिम पार्टिकल चुराने की कोशिश करते, और सेकंड पार्ट तो हम सब जानते ही हैं। यहाँ सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन ये है कि उन्होंने तब इसके बारे में नहीं सोचा, और वो सिर्फ मिशन पर फोकस रहना चाहते थे। इसलिए जब मिशन फेल होने लगता है तब उन्हें ये चीज़ याद आती है और वो उसका यूज़ करते हैं। सो गाइस टाइम ट्रेवल की गलती तो हो गई, लेकिन आखिर एवेंजर्स ने ईथर को इतनी आसानी से कैसे निकाला? थॉर द डार्क वर्ल्ड के अकॉर्डिंग एसगार्डियंस को भी नहीं पता था कि जेन फोस्टर से सेफली ईथर को कैसे अलग करना है।
ये काम सिर्फ डार्क एल्फ्स जानते थे। इसे थॉर द डार्क वर्ल्ड में थॉर जेन को स्वाटाफार्म ले जाता है, जहाँ वो मेलेकिथ को एथर निकालने का मौका देता है, ताकि जेन के सेफ होते ही वो मेलेकिथ पर अटैक करके एथर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ईथर को जेन से अलग करने के लिए एक बहुत ही मामूली डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ वो सिर्फ थॉर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग करते होंगे, और सच में ये काम भी कर जाता है। तो गाइस, क्या सच में ईथर को अलग करना, वापस रखना इतना आसान था, जिसके लिए मार्वल ने एक पूरी की पूरी मूवी वेस्ट कर दी थी? सो गाइस, ईथर तो हो गया, लेकिन कैप्टन ने टेसरक को कैसे वापस रखा होगा? क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ये कंफर्म दिखा देता है कि टेसरक स्पेस स्टोन के लिए सिर्फ एक केसिंग टाइप का था, और मेरे अकॉर्डिंग एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने भी थैनोस की तरह टेसरक को तोड़कर ही स्पेस स्टोन को अपने गॉन्टलेट में लगाया होगा। लेकिन अगर उन्होंने टेसरक को तोड़कर स्पेस स्टोन निकाल लिया, तो उन्होंने उसे लौटाया कैसे? तो क्या कैप्टन ने सीधे स्पेस स्टोन को 1970 में रख दिया होगा, जिससे एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिसमें शील्ड को टेसरक की जगह स्पेस स्टोन मिलता है, और उसका यूज़ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, टाइम ट्रैवल के लिए इतना ही। लेकिन जैसा हम जानते हैं, टाइम मिस के बाद एवेंजर्स सब कुछ ठीक कर देते हैं, और गायब हुए लोग वापस आना शुरू कर देते हैं, जिसमें क्लिंट के पास तुरंत लॉरा का फ़ोन कॉल आता है, जिसे देखकर आप सभी एक्साइटेड ज़रूर हुए होंगे। लेकिन आखिर लॉरा का फ़ोन वर्क कैसे कर सकता है? वैसे तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि क्लिंट 5 साल से रोनिंग के करेक्टर में था, और ये करेक्टर इतना भी अच्छा नहीं है कि अपनी वाइफ के 5 साल गायब रहने पर भी उसके बिल जमा करते रहेगा। क्योंकि लोरा स्नैप के 5 साल बाद जैसे ही वापस लौटती है, तो वो तुरंत क्लिंट को फ़ोन करती है। तो क्या वो सच में फ़ोन का बिल जमा करता रहा होगा? ना, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो गाइस, लॉरा वापस आ चुकी है, लेकिन तभी दूसरी टाइमलाइन का थॉनस आकर उन पर हमला कर देता है, और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहाँ थॉर की बैटल एक बार फिर थॉनस से होती है, लेकिन इस बार थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर की पावर में इतना डिफरेंस कैसे था? एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में स्टॉर्म ब्रेकर का यूज़ थैनोस के खिलाफ सिर्फ उसे मारने के लिए किया जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर में बायफोर्स को बुलाने की पावर्स थी, और शायद इसमें इतनी पावर्स तो होंगी कि ये किसी दुनिया के 2 टुकड़े भी कर सकती है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में इसने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के एनर्जी ब्लास्ट का सामना किया था। और एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की स्वॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर के हमलों को आसानी से रोक लेती है। इसलिए दोनों मूवीज़ में स्टॉर्म ब्रेकर के पावर लेवल में ज़मीन आसमान का अंतर था। शायद स्टॉर्म ब्रेकर को मूवी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पावरफुल दिखाया जाता होगा, वरना नहीं तो मूवी में मज़ा कैसे आएगा? तो गाइस, एंड गेम की फाइनल बैटल तो एवेंजर जीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद का एंडिंग सीन मूवी के कुछ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे कन्फ्यूजिंग सीन्स में से एक है। जैसा हम जानते हैं कि कैप्टन को इन्फिनिटी स्टोन्स लौटाने का काम दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी बाकी की ज़िंदगी पैगी के साथ पास में ही गुजार देता है। लेकिन जब वो दोबारा वापस आता है, तो वो लगभग अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुका था, और अब बूढ़ा भी हो चुका था। लेकिन वो अपने साथ एक सरप्राइज़ लेकर आता है। ओल्ड कैप्टन अमेरिका अपने साथ एक शील्ड लेकर आता है, जो वो सैम विल्सन फैल्कन को सौंप देता है। ये एक बहुत ही खास मोमेंट था, जिसे सीधे कॉमिक से लिया गया था, लेकिन एमसीयू ने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। सबसे पहली बात, एंड गेम में शील्ड आदि डिस्ट्रॉय होने के बाद उसे कैसे मिली? इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली, जिसमें वकांडन्स उसे एक नई शील्ड बना कर देते हैं, जो वो सैम को देने के लिए आता है। दूसरा, स्पाइडरमैन होमकमिंग का एक ईस्टर एग हो सकता है, जिसमें हैप्पी ओकन के पास एवेंजर्स टावर से एवेंजर्स कंपाउंड ले जाने वाले सामान की एक लिस्ट है, जिसमें कैप्टन की एक नई शील्ड भी शामिल थी। हो सकता है सिविल वॉर से पहले टोनी कैप्टन के लिए एक नई शील्ड बना रहा हो। और लास्ट, अगर सच में कैप्टन दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में था, तो हो सकता है वो वहीं से एक शील्ड लेकर आया हो। और मेरी इन तीनों चॉइस में से सिर्फ पहला वाला थोड़ा कम पॉसिबल लगता है, लेकिन सच कौन सा है ये बताना नामुमकिन है। और वैसे भी फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज़ में इसे लेकर कुछ खास डिस्कशन नहीं दिखाया जाता। सो गाइस, एंडगेम की टाइम भी हो गई है, सभी लोग वापस भी आ गए हैं। थैनोस से लास्ट एपिक बैटल भी लड़ ली है, जिसमें हमारा हीरो मारा जाता है। सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लौट गए हैं, ओल्ड कैप्टन अमेरिका को भी देख लिया है, फैल्कन को उसकी शील्ड भी मिल गई है। लेकिन कैप्टन दूसरी टाइमलाइन में छुपा कैसे रहा? और अगर नहीं तो पूरी टाइमलाइन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल लो प्रोफाइल रहते हुए भी स्टीव रॉजर्स इतने सालों तक छुपा नहीं रह सकता। सीक्रेट आइडेंटिटी होने के बावजूद स्टीव रॉजर्स का फेस एमसीयू के कुछ सबसे फेमस फेसेस में से एक है। चलो मानो वो पब्लिक से किसी तरह छुपा रह सकता है, लेकिन क्या वो यूएस गवर्नमेंट और शील्ड और हाइड्रा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से भी छुपा रह सकता है? क्योंकि कैप्टन अमेरिका यूएस गवर्नमेंट का पहला और सबसे सक्सेसफुल सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट था, और सभी एमसीयू फैंस जानते हैं कि इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, जिसमें सिर्फ ईसा ब्रैडली को हम सक्सेसफुली सुपर सोल्जर कह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे जीने नहीं दिया। और अगर कैप्टन पैगी के साथ पूरे 60 साल ज़िंदगी जीता है, तो क्या इसका इफेक्ट पैगी और उसके काम पर नहीं पड़ेगा? क्योंकि एमसीयू के अकॉर्डिंग पैगी शील्ड की फाउंडर मेंबर्स में से एक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन देना शायद एमसीयू के लिए भी मुश्किल होगा। सो गाइस, एंड गेम का एंड तो हो चुका है। आपके अकॉर्डिंग एंड गेम का कौन सा प्लॉट होल सबसे बड़ा है?
प्लीज़ कमेंट के जरिए अपना सजेशन मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।